नमस्कार साथियों, जीत क्लासेज के YouTube ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम मगध के उत्कर्ष का द्वितीय पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में अपन ने मगध के अंदर आपके हर्यक वंश और वृहदत्त वंश को पढ़ लिया था। अब उसके बाद में आपके अगला राजवंश है शिशुनाग वंश। तो अब शिशुनाग वंश से अपन शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं आपके शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का कार्यकाल था आपके 412 ईसा पूर्व से लेकर 344 ईसा पूर्व तक, यानी इस राजवंश का कार्यकाल 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक रहा था। फिर शिशुनाग वंश की बात करें तो इस वंश का संस्थापक, इस वंश का संस्थापक, तो इस वंश का संस्थापक था आपके शिशुनाग। कौन था? शिशुनाग। फिर आपको याद रखना है शिशुनाग इसका नाम कैसे हुआ। तो शिशुनाग आपके वैशाली के एक लिच्छवी राजा तथा वैशाली की नगर वधु की संतान था, तथा इस शिशुनाग की रक्षा एक नाग द्वारा होने के कारण, नाग द्वारा रक्षित होने के कारण इसका नाम क्या कहलाया? शिशुनाग कहलाया। ठीक है, तो आपको याद रखना है संस्थापक कौन है? शिशुनाग। और शिशुनाग कौन था? आपके वैशाली के, वैशाली के एक राजा व वैशाली की नगर वधु, वैशाली की नगर वधु की संतान था, वैशाली की नगर वधु की संतान था। तथा इसका नाम शिशुनाग कैसे पड़ा? तो आपको याद रखना है नाग द्वारा, नाग द्वारा रक्षित, नाग द्वारा रक्षित होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा था? शिशुनाग। अब आपको याद रखना है शिशुनाग आपके पूर्व में हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक, हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक का आमात्य, नागदशक का आमात्य यानी मंत्री था। नागदशक का क्या था? ये आमात्य या मंत्री था। और नागदशक के समय ये बनारस का, नागदशक के समय शिशुनाग बनारस का, जिसे अपन आधुनिक या पहले काशी भी कहते थे, बनारस या काशी का, ये क्या था? आपके गवर्नर था, गवर्नर था। कौन था? आपके शिशुनाग। अब हर्यक वंश के जो अंतिम शासक है नागदशक, इसने अपने पिता की हत्या करके शासन हड़प लिया था और बाद में ये इतना योग्य शासक नहीं था, तो दरबारी और आमात्य और जितने भी सामंत थे वो आपके नागदशक के से नाराज थे। तो इन्होंने नागदशक को हटाकर इसके स्थान पर उसके अमात्य, जिसका नाम है शिशुनाग, शिशुनाग को क्या बना दिया था? मगध का शासक बना दिया था। तो यहां पर आपको याद रखना है इसको मगध का शासक किसने बनाया था? सामंतों ने बना दिया था। ठीक है, फिर आगे बात करें इसके समय की मेन बात, तो इसने मेन कार्य क्या क्या? ये अब वैशाली के अंदर इसने राजधानी परिवर्तित कर दी थी। पहले राजधानी क्या थी? आपके पाटलिपुत्र। तो इसने क्या किया कि पाटलिपुत्र के अंदर ये अपने आप को ज्यादा सुरक्षित नहीं समझता था, इसलिए इसने क्या किया? अपनी राजधानी वैशाली के अंदर स्थानांतरित कर दी। तो इसकी विशेष बात याद रखना, इसने राजधानी पाटलिपुत्र से, पाटलिपुत्र से स्थानांतरित करके, पाटलिपुत्र से स्थानांतरित करके कहां पर स्थापित कर दी? वैशाली के अंदर। कहां पर स्थापित कर दी? वैशाली के अंदर। यह बात आपको विशेष तौर से याद रखनी है कि राजधानी पाटलिपुत्र से स्थानांतरित वैशाली किस शासक ने की? तो कौन सा नाम आएगा? आपके शिशुनाग। ठीक है, फिर बढ़ते आगे। शिशुनाग के समय आगे बात करते हैं अपन साम्राज्य विस्तार की। शिशुनाग के समय साम्राज्य विस्तार, तो साम्राज्य विस्तार में आपको याद रखना है शिशुनाग ने सबसे पहले आपके
अवंती पर आक्रमण किया था। कहां पर आक्रमण किया था? अवंती। और अवंती पर आक्रमण करके इसने क्या किया था? अवंती में विजय प्राप्त कर ली थी, अवंती पर अधिकार कर लिया। इस समय अवंती का शासक था आपके अवंती वर्धन। अवंती वर्धन को हराकर, किसको हराकर अवंती पर अधिकार कर लिया? अवंती के शासक अवंती वर्धन को हराकर। फिर अवंती को किसमें मिला दिया? अवंती का विलय, अवंती का विलय किसमें कर दिया? आपके मगध के अंदर। अवंती का विलय किसमें कर दिया? मगध में। और अवंती का विलय करने वाला मगध में कौन सा शासक था? आपके शिशुनाग। कौन सा शासक था? शिशुनाग। यहां पर आपको याद रखना है, मगध का साम्राज्य विस्तार धीरे धीरे होता है। मगध के साम्राज्य विस्तार शुरू हो जाता आपके बिंबिसार के समय। मगध का साम्राज्य विस्तार किसके समय शुरू होता है? बिंबिसार के समय। बिंबिसार। और बिंबिसार ने आपको किसको अपने साम्राज्य या मगध में मिलाया? अंग जनपद को या अंग महाजनपद को। इसके बाद में अगला शासक आता है आपके अजाशत्रु। कौन सा आता है? अजाशत्रु। तो अजाशत्रु ने मगध का साम्राज्य विस्तार किया और मगध के अंदर आपके किस किस को मिला दिया? काशी को मिला दिया था। इसके बाद में उसने वजीसंघ को मिला दिया था। वजीसंघ के अंदर आपके वैशाली है, वैशाली को भी मगध में मिला दिया था। और तीसरा आपको याद रखना कौशल, कौशल को भी किसमें मिला दिया था? इसके अंदर आपके मगध के अंदर। तो इस प्रकार से मगध का उत्कर्ष बढ़ रहा है, धीरे धीरे मगध और भी ज्यादा शक्तिशाली बढ़ रहा है, बन रहा है। तो अजातशत्रु ने ये क्षेत्र अपने साम्राज्य में मिलाए मगध में। बिंबिसार ने कौन सा मिलाया? अंग मिलाया। अब अवंती अब तक क्या था? मगध से अलग था। तो अवंती को किसने अधिकार किया था? किसने विजय प्राप्त की? तो शिशुनाग ने। अवंती पर विजय किसने प्राप्त की थी? आपके शिशुनाग ने। ठीक है, तो इन बातों को भी थोड़ा आपको याद रखना है, क्योंकि इन्हीं में से आपके पूछा जाता है कि मगध का विलय किसका क्षेत्र का किसने किया था। तो नाग दशक के समय आपके मेन बात साम्राज्य विस्तार में कौन सा आएगा? अवंती का विलय, वो मगध के अंदर। इसके बाद में बात करते हैं कि इसने अपनी राजधानी किसको बनाया था? वैशाली को बनाया था। तो इसके लिए आपके यही 2-3 बातें हैं। पहली बात तो इसका नाम नाग दशक, नाग द्वारा रक्षित होने के कारण। दूसरा, इसने अपनी राजधानी परिवर्तित करके पाटलिपुत्र से कहां स्थानांतरित कर दी? वैशाली। और तीसरी बात याद रखना है, इसको अवंती का विलय किसमें कर दिया? मगध के अंदर। ये 3 बातें मेन रूप से आपको शिशुनाग के अंदर याद रखनी है। फिर बढ़ते आगे। इसके बाद में शासक बना था इसका पुत्र, इसका पुत्र बना था कालाशोक। इसका पुत्र कौन था? कालाशोक। कालाशोक। कालाशोक का अन्य नाम मिलता है आपके काकवर्ण। कालाशोक का अन्य नाम क्या है? काकवर्ण। पुराणों के अंदर इसको क्या कहा गया है? काकवर्ण कहा गया है। ठीक है, फिर इसके बाद में काकवर्ण की बात करें तो इसने मेन काम क्या किया? तो काकवर्ण ने आपके कालाशोक ने राजधानी तो वैशाली थी, राजधानी जो वैशाली बनी थी किसके समय? शिशुनाग के समय। तो वैशाली को, वैशाली के स्थान पर, वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र को राजधानी किस शासक ने बनाया? तो आपको याद रखना है, किसने बनाया? कालाशोक ने। किसने बनाया था? कालाशोक ने। विशेष बात याद रखना, मगध की राजधानी चेंज हो रही है। सबसे पहले आपको वापस यहां पर बता देता हूं इस बात को कि मगध की राजधानी सबसे पहले थी आपके गिरिव्रज। कौन सी राजधानी थी? गिरिव्रज, जिसको अपन कहते हैं कुशाग्रपुर। क्या कहते हैं? कुशाग्रपुर। और ये राजधानी थी आपके किसके समय? वृहदत्त वंश के समय। किसके समय? वृहदत्त वंश के समय। फिर इसके बाद में राजधानी गिरिव्रज से आपके आ जाती है राजगृह। गिरिव्रज से राजधानी मगध की कहां आ जाती है? राजगृह। और राजगृह राजधानी कौन लेकर आता है? तो यहां पर आपको याद रखना बिंबिसार। बिंबिसार राजधानी कहां ले आता है? राजगृह। फिर राजगृह के बाद में आपकी राजधानी बनती है पाटलिपुत्र। राजधानी कहां बनती है? पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने वाला शासक था हर्यक वंश का उदयन। हर्यक वंश का कौन था? आपके उदयन। इस बात को विशेष याद रखना, पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम राजधानी किसने बनाया था? उदयन ने। फिर इसके बाद में आपके शिशुनाग ने पाटलिपुत्र से राजधानी कहां स्थानांतरित कर दी? वैशाली। तो पाटलिपुत्र के बाद में राजधानी किसने वैशाली बनाई? वैशाली।
तो वैशाली बनाने वाला शासक था आपके शिशुनाग। कौन था? शिशुनाग। अब वैशाली से पुनः पाटलिपुत्र किसने बनाई? पुनः पाटलिपुत्र राजधानी किसने बनाई? तो इसमें आपको नाम याद रखना, कालाशोक। किसने बनाई थी? कालाशोक ने। अब याद रखना, अगले कई वर्षों तक मगध की राजधानी के रूप में कौन सा क्षेत्र जाना जाएगा? पाटलिपुत्र। तो इस बात को आपको राजधानियों में विशेषकर प्रश्न आता है, तो इनको कंफ्यूजन नहीं होना है, आपको इस आधार पर याद रखना है। पहली बार पाटलिपुत्र राजधानी बनाई थी उदयन ने, लेकिन वैशाली बनने के बाद में पुनः पाटलिपुत्र राजधानी किसने बनाया था? कालाशोक ने। और आगामी कई वर्षों तक आपके मगध की राजधानी के रूप में कौन सा प्रदेश जाना जाएगा? पाटलिपुत्र। ठीक है, फिर इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। कालाशोक के समय अन्य बात, तो कालाशोक के समय एक और बात हुई थी आपके। कालाशोक के समय आपके द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति किस शासक के समय? कालाशोक के समय। यहां पर आपको याद रखना है, ये द्वितीय बौद्ध संगीति कब आयोजित की गई? तो यहां पर आपको याद रखना है 383 ईसा पूर्व। कब आयोजित हुई थी? 383 ईसा पूर्व। फिर द्वितीय बौद्ध संगीति कहां पर आयोजित की गई थी? तो वो है आपके वैशाली। कहां पर आयोजित की गई थी? वैशाली के अंदर। ठीक है, फिर तीसरी बात याद रखना है, इस बौद्ध संगीति के अंदर अध्यक्ष कौन था? तो इसके अंदर अध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष था आपके साबा कामी। अध्यक्ष कौन था? साबा कामी। कौन सी बौद्ध संगीति में? द्वितीय बौद्ध संगीति में। और शासक कौन था आपके? कालाशोक। इसके बाद में बात याद रखनी है, इसके अंदर बौद्ध संघ, इसके अंदर क्या हुआ था? बौद्ध भिक्षु संघ दो क्षेत्रों में बट गया। किसमें बट गया? बौद्ध भिक्षु संघ का विभाजन दो क्षेत्रों के अंदर हो गया, या दो संप्रदाय अपन कह सकते हैं। तो इसके अंदर एक तो आएगा आपके भिक्षु संघ बनेगा, एक तो कहलाएगा स्थवीर। क्या कहलाएगा? स्थवीर। और दूसरा कहेगा आपके महासांगिक। क्या कहलाएगा? महासांगिक। यानी यहां पर बौद्ध धर्म का संप्रदायों के रूप में विभाजन नहीं हो रहा है, केवल बौद्ध जो भिक्षु संघ है, संघ बना भिक्षुओं का, वो संघ दो क्षेत्रों में बढ़ जाता है। एक तो स्थवीर संघ और दूसरा हो जाएगा महासांगिक संघ। तो बौद्ध संघ का दो भागों में विभाजन कौन सी बौद्ध संगीति में? द्वितीय बौद्ध संगीति में किया गया। और द्वितीय बौद्ध संगीति आपके किस शासक के समय आयोजित की गई? तो वो हो जाएगा आपके कालाशोक, या इसका अन्य नाम है काकवड़। इसके अंदर आयोजित कब हुई? 383। कहां पर? वैशाली। अध्यक्ष कौन था? साबा कामी। और यहाँ पर बौद्ध भिक्षु संघ दो भागों में विभाजित हो गया था। फिर इसके बाद में कालाशोक के बाद की बात करें, तो कालाशोक के बाद में आपके शासक हुए थे। कालाशोक के बाद में 10 शासकों का उल्लेख मिलता है। कितने शासकों का? 10 शासकों का उल्लेख मिलता है। और इन 10 शासकों में सबसे अंतिम शासक है, वो है आपके, सबसे अंतिम शासक की बात करें तो अंतिम शासक इस वंश का है नंदीवर्धन। अंतिम शासक कौन है? नंदीवर्धन। किस वंश का? शिशुनाग वंश का। शिशुनाग का वंश का अंतिम शासक कौन है आपके? नंदीवर्धन। तो ये बात आपको याद रखनी है कालाशोक के अंदर। और कालाशोक के बाद में आपको याद रखनी है अंतिम, इस वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन। ठीक है, फिर इसके बाद में मगध पर आपके नंद वंश का शासक आ जाता, नंद वंश का शासन। और नंदीवर्धन को जीतकर, हराकर या मारकर कौन मगध का शासक बन जाता है? तो वो बनता है आपके महापद्मनंद। तो अगला राजवंश आपको याद रखना है। इसके बाद में मगध के ऊपर अगला राजवंश आएगा आपके नंद वंश। कौन सा वंश आएगा? नंद वंश। और नंद वंश में आपको याद रखना है इसका कार्यकाल कहां से कहां तक है? तो 344 ईसा पूर्व से लेकर आपके 322 ईसा पूर्व तक। 344 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व। अब नंद वंश के संस्थापक की बात करें तो इस वंश का संस्थापक था आपके महापद्मनंद। महापद्मनंद। इसने किसकी हत्या करके मगध का शासक बना था? तो ये नंदीवर्धन जो ये शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था,
नंदीवर्धन, उसकी हत्या करके महापद्मनंद शासक बना मगध का, और मगध के अंदर किस वंश की नींव डाली? नंद वंश की। ठीक है, फिर आपको याद रखना है मगध का प्रथम गैर क्षत्रिय या निम्न राजवंश, कहने का मतलब है ये राजवंश क्षत्रिय नहीं था, ये निम्न राजवंश था, निम्न जाति से थे। तो महापद्मनंद आपके निम्न वर्ग का था, तो निम्न राजवंश और गैर क्षत्रिय राजवंश मगध पर कौन बना था? आपके नंद वंश का शासन। ठीक है, फिर इस नंद वंश का संस्थापक कौन है? महापद्मनंद। और किसकी हत्या करके शासक बना था? तो आपको याद रखना है नंदीवर्धन की हत्या करके किसकी नींव डाली थी? आपके नंद वंश की नींव डाली थी। और नंदीवर्धन किस वंश का अंतिम शासक था? शिशुनाग वंश का। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगला है महापद्मनंद के लिए। तो महापद्मनंद के लिए आपके अलग अलग उपाधियां दी गई है, महापद्मनंद को अलग अलग उपाधियां दी गई है। तो उपाधियों में आपको याद रखना है महापद्मनंद की उपाधियां। तो उपाधियों में पहली उपाधि है आपके उग्रसेन। पहली उपाधि कौन सी है? उग्रसेन। और उग्रसेन उपाधि मिलती है आपके, उग्रसेन उपाधि हो जाएगी आपके पुराणों के अनुसार। किनके अनुसार? पुराणों के अनुसार। फिर दूसरी उपाधि है सर्वसत्रांतक का मतलब होता है क्षत्रियों का नाश करने वाला। ये भी उपाधि किससे मिली? आपके पुराणों से। क्षत्रियों का नाश करने वाला, और ये भी उपाधि किससे मिली? आपके पुराणों से। फिर आपको तीसरी उपाधि याद रखना है एकराट। तीसरी उपाधि आपके एकराट। कौन सी उपाधि है? एकराट। और एकराट उपाधि आपके किसके अंदर है? यूनानी साहित्य के अंदर। एकराट उपाधि महापद्मनंद की किस में मिलती है? यूनानी साहित्य के अंदर। तो वापस ध्यान दीजिए, सबसे पहले नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद, हर्यक वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन की हत्या करके नंद वंश की स्थापना इसने की। मगध पर ये प्रथम गैर क्षत्रिय राजवंश या निम्न वर्गीय राजवंश था। ठीक है, फिर इस महापद्मनंद की उपाधियों की बात करें तो उग्रसेन व सर्वसत्रांक उपाधि आपके कहां पर मिलती है? इसकी पुराण के अंदर। और एकराट उपाधि इसकी कहां पर मिलती है? यूनानी साहित्य के अंदर। फिर आगे बढ़ते हैं, महापद्मनंद की बात करें तो महापद्मनंद आपके नंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। आपसे पूछा जाए कि नंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, तो वो है आपके महापद्मनंद। कौन है? महापद्मनंद। अब बात करें साम्राज्य विस्तार की। आगे बात करें अपन साम्राज्य विस्तार। तो साम्राज्य विस्तार के तहत आपके महापद्मनंद ने आपने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। किस पर विजय प्राप्त की थी? कलिंग पर विजय। तो साम्राज्य विस्तार में आपको याद रखना है महापद्मनंद ने किस पर विजय प्राप्त की थी? कलिंग पर विजय। किस पर विजय प्राप्त की थी? कलिंग पर विजय। और यहां आपको याद रखना है कलिंग पर विजय प्राप्त करने के बाद में यहां पर इसने एक नहर का निर्माण करवाया, सिंचाई हेतु नहर का निर्माण करवाया था कलिंग के अंदर। कहां पर निर्माण करवाया था? कलिंग के अंदर। तो यहां पर आपको याद रखना है महापद्मनंद ने कलिंग में सिंचाई हेतु क्या किया था? नहर निर्माण करवाया था। क्या करवाया था? नहर का निर्माण। और कहां पर करवाया था? कलिंग के अंदर। कहां पर करवाया था? कलिंग के अंदर। तीसरी बात याद रखना, कलिंग विजय के दौरान ये जैन संत आदिनाथ की मूर्ति उठाकर ले गया। ठीक है, तो ये तीन बातें आपको याद रखनी है। महापद्मनंद क्या था? आपके
नंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक। दूसरी बात, इसने साम्राज्य विस्तार के तहत किस पर विजय प्राप्त की थी? कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। फिर कलिंग विजय के दौरान ये जैन संत आदिनाथ की मूर्ति अपने साथ ले गया था और कलिंग के अंदर ही इसने किसका निर्माण करवाया? सिंचाई हेतु। सिंचाई हेतु किसका निर्माण करवाया था? नहर का निर्माण करवाया था। तो ये जो तीनों बातें आपके कलिंग विजय और ये नहर निर्माण की बात, इनका स्रोत है आपके, इसकी जानकारी कहां से मिलती है? तो आपको याद रखना है हाथी गुफा अभिलेख। कहां से मिलती है? हाथी गुफा अभिलेख के अंदर। यानी महापद्मनंद की आपके कलिंग विजय का उल्लेख, कलिंग विजय का उल्लेख कौन से अभिलेख में प्राप्त होता है? हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख है आपके कलिंग नरेश खारवेल का। लेकिन इसके अंदर लिखा हुआ है कि कलिंग पर विजय किसने प्राप्त की थी? महापद्मनंद ने। और यहाँ पर कलिंग में इसने क्या बनाया था? एक सिंचाई हेतु नहर का निर्माण करवाया था। तो आपको याद रखना है मगध वंश के समय नहर निर्माण, सिंचाई हेतु नहर निर्माण किस राजवंश ने करवाया? तो वो हो जाएगा नंद वंश। और किस शासक ने करवाया? तो वो हो जाएगा महापद्मनंद। और नंद वंश का सबसे प्रतापी शासक भी कौन सा था? आपके महापद्मनंद। अब इसके बाद में इसका पुत्र शासक बनेगा जिसका नाम है आपके गणानंद। इसके पुत्र का क्या नाम है? गणानंद। तो बढ़ते हैं आगे। अगला है आपके गणानंद। नंद वंश का अगला शासक है गणानंद। अब गणानंद की बात करें तो गणानंद आपके यूनानी साहित्य में गणानंद को कहा जाता है आपके अग्रमीज। अग्रमीज कहा जाता है। यानी गणानंद को आपके यूनानी साहित्य में क्या कहा जाता है? अग्रमीज। कहां पर कहा जाता है? यूनानी साहित्य में। फिर आपको याद रखना है ये सिकंदर का समकालीन था। यानी भारत पर सिकंदर विश्व विजेता के रूप में जब आक्रमण करता है उस समय आपके मगध का शासक कौन था? मगध का शासक था आपके गणानंद। हालांकि सिकंदर ने मगध पर कभी भी आक्रमण नहीं किया था, लेकिन मगध उस समय सबसे शक्तिशाली राज्य था। तो आपसे पूछा जाएगा कि सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? तो आपको याद रखना है गणानंद। तो आपको याद रखना है सिकंदर का समकालीन। सिकंदर का समकालीन, या आप कह सकते हैं कि सिकंदर के भारत आक्रमण के समय यहाँ का शासक कौन था? गणानंद। अब गणानंद के लिए आपको बात याद रखनी है, मगध उस समय सबसे शक्तिशाली राज्य तो था, लेकिन आपके गणानंद जनता के प्रति क्रूर था। वो जनता से आपके अकाल के समय भी कर वसूल करता था, टैक्स वसूल करता था। तो इससे जनता उससे क्या थी? नाराज थी। फिर वो दरबारियों के साथ भी आपके दरबारियों के साथ में भी अच्छी तरीके से व्यवहार नहीं करता था। अच्छी तरीके से व्यवहार नहीं करता था। तो इससे दरबारी भी किससे नाराज थे? दरबारी भी किससे नाराज थे? गणानंद से। फिर गणानंद की बात करें तो गणानंद के समय आपके एक चाणक्य इनके दरबार में रहते हैं, चाणक्य या कौटिल्य। इस के दरबार के अंदर वो ब्राह्मण के रूप में रहते हैं, लेकिन गणानंद ने उस चाणक्य का अपमान करके अपने राज्य से इसको निकाल दिया था। तो गणानंद ने प्रतिज्ञा ली कि मैं इस नंद वंश को वंश समेत समूल नष्ट कर दूंगा। और वो इस प्रतिज्ञा के साथ चाणक्य यहां से निकल जाते हैं और बाद में वापस चंद्रगुप्त मौर्य को चंद्रगुप्त मौर्य के साथ एक बड़ी सेना लेकर किस पर आक्रमण करता है? नंद वंश पर आक्रमण करता है, मगध पर आक्रमण करता है और मगध पर चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार हो जाता है और मौर्य वंश की स्थापना हो जाती है। तो यहां पर आपको याद रखना है गणानंद को यूनानी साहित्य में क्या कहा जाता है? अग्रमीज। ठीक है। फिर मगध आक्रमण के समय सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? गणानंद। कौन था आपके? गणानंद। फिर तीसरी बात याद रखनी है, जनता से अत्यधिक कर वसूली व दरबारियों के अपमान के कारण जनता व
जनता व दरबारी दरबारी इससे नाराज थे, इससे नाराज थे। अब जब चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के साथ आक्रमण किया तो जनता ने इस गणानंद का साथ नहीं दिया और दरबारियों ने भी इतना साथ नहीं दिया, क्योंकि ये दरबारियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था और जनता भी इसके खिलाफ थी। तो मगध इतना शक्तिशाली शासक होते हुए भी चंद्रगुप्त से हार जाता है। चंद्रगुप्त की सेना भी बहुत कम थी, फिर भी ये गणानंद हार जाता है। तो इसका मेन कारण है जनता में असंतोष और दूसरा आपके दरबारियों में इसकी अच्छी छवि नहीं होना। तो आपको याद रखना है गणानंद को चंद्रगुप्त मौर्य कौटिल्य की सहायता से, कौटिल्य जिसका वास्तविक नाम है आपके विष्णुगुप्त, कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या है? विष्णुगुप्त, जिसको अपन चाणक्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चाणक्य भी। वास्तविक नाम क्या था? विष्णुगुप्त। तो गणानंद गणानंद को चंद्रगुप्त मौर्य कौटिल्य की सहायता से मगध पर आक्रमण करके हरा देता है। मगध पर आक्रमण करके गणानंद को क्या कर देता है? हरा देता है। और मगध पर किसका अधिकार हो जाता है? अब मगध पर किसका अधिकार हो जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य का। और किस वंश का हो जाता है? आपके मौर्य राजवंश का। अब मगध पर अधिकार किसका हो जाएगा? मौर्य राजवंश का। और मौर्य वंश का संस्थापक कौन होगा? आपके चंद्रगुप्त मौर्य। अब यहां पर आपको याद रखना है, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर आक्रमण किया, गणानंद पर आक्रमण किया, तो उस समय आपके गणानंद का सेनापति कौन था? तो यहां पर आपको याद रखना है गणानंद का सेनापति था आपके भद्रसाल। सेनापति कौन था? भद्रसाल। कौन था? भद्रसाल। इसके अलावा दो अमात्य थे, एक तो था संकटायन और एक था आपके राक्षसराज। गणानंद के ये तो था आपके सेनापति। और दो अमात्यों की बात करें, मंत्रियों की बात करें, अमात्य, तो अमात्य में आपको याद रखना है, एक तो है राक्षस राज और दूसरा आपको याद रखना है संकटायन या सकटायन। कौन था? सकटायन। मैन ज्यादा यही पूछा जाता है आपके कि चंद्रगुप्त मौर्य के गणानंद के आक्रमण के समय गणानंद का सेनापति कौन था? तो वो हो जाएगा भद्रसाल। और गणानंद की हार का कारण है उसका जनता में अलोकप्रिय होना और दरबारियों में भी अलोकप्रिय होना। तो इसीलिए आपके कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार करके मगध पर आक्रमण करके मौर्य वंश की स्थापना कर देता है चंद्रगुप्त मौर्य। इस हिसाब से आपके मगध पर अब किस राजवंश का शासन आ जाता है? मौर्य वंश का। किसका आ जाता है? मौर्य वंश का। यहां पर आपको याद रखना है कि मगध के उत्कर्ष के अंदर जितने भी राजवंश आए उनको क्रमशः आपको व्यवस्थित याद रखना है। फिर राजधानी भी आपको याद रखनी है, किसने कौन से स्थान को राजधानी बनाई। और इसके बाद में आपको अंतिम शासक भी याद रखना है कि किस राजवंश का अंतिम शासक कौन था। तो एक बार अपन उसकी भी बात कर ले। तो सबसे पहले अपन मगध की बात करें तो मगध के अंदर प्राचीनतम राजवंश कौन सा था? वृहदत्त वंश। कौन सा वंश था? वृहदत्त वंश। ठीक है। फिर आपको याद रखना है वृहदत्त वंश का संस्थापक कौन था? एक सारणी रूप में अपन कर लेते हैं। एक तरफ लिख लेते हैं अपन वंश, एक तरफ लिख लेते हैं संस्थापक और एक तरफ लिख लेते हैं अपन अंतिम शासक। अंतिम शासक। और आपके राजवंश का भी क्रम हो जाएगा। तो सबसे पहले आपके मगध पर किस राजवंश का शासक था? वृहदत्त वंश। कौन सा वंश था? वृहदत्त वंश। और वृहदत्त वंश का संस्थापक भी कौन था? आपके वृहदत्त। किसको माना जाता है? वृहदत्त को। और इस वंश का आपके अंतिम शासक था रिपुंजय। अंतिम शासक कौन था? रिपुंजय। ठीक है। फिर आपको याद रखना है वृहदत्त वंश के बाद में सेकंड नंबर पर राजवंश आया था आपके हर्यक वंश। मगध पर किसका शासन चला था? हर्यक वंश का। और हर्यक वंश का संस्थापक है आपके बिंबिसार।
हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? बिंबिसार। यहाँ आपको याद रखना है मगध का वास्तविक संस्थापक भी किसको माना जाता है? बिंबिसार को। ठीक है। फिर हर्यक वंश का आपके अंतिम शासक कौन था? तो वो है आपके नागदशक। अंतिम शासक कौन है? नागदशक या नागदर्शक भी इसको कहते हैं। फिर आगे अगला राजवंश आता है शिशुनाग वंश। अगला राजवंश कौन सा है मगध पर? शिशुनाग वंश। ठीक है। और शिशुनाग वंश का संस्थापक भी कौन है आपके? शिशुनाग। ये नाग द्वारा रक्षित होने के कारण इसका नाम क्या हुआ था? शिशुनाग। और इस वंश का आपके अंतिम शासक है नंदीवर्धन। अंतिम शासक कौन है? नंदीवर्धन। ठीक है। फिर इसके बाद में अगला मगध पर राजवंश बनता है आपके नंद वंश। कौन सा बनता है? नंद वंश। ठीक है। और नंद वंश का आपके संस्थापक था महापद्मनंद। 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 और यहां पर हो जाएगा आपके अंतिम शासक है गणानंद। नंद वंश का अंतिम शासक कौन है? गणानंद। ठीक है। फिर इसके बाद में आपको याद रखना है कौन सा वंश आया था? मौर्य वंश। इसके बाद में कौन से वंश का उदय हुआ था मगध पर? मौर्य वंश। और मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। और इस वंश का अंतिम शासक था आपके वृहदत्त। अंतिम शासक कौन था? वृहदत्त। अंतिम शासक कौन हो जाएगा? वृहदत्त। ठीक है। तो ये आपको अंतिम शासक और संस्थापक और इनका क्रम आपको याद रखना है कि मगध के अंदर क्रमशः कौन कौन से राजवंश आए थे। तो क्रमशः में सबसे पहले वृहदत्त वंश, दूसरा हर्यक वंश, इसके बाद में शिशुनाग वंश, फिर बाद में नंद वंश और पांचवा हो जाएगा मौर्य वंश। फिर इनके संस्थापक भी याद रखने और इनके अंतिम शासक कौन थे इनको भी आपको याद रखना है। इसके अलावा राजधानी मैंने बता दी थी तो उनको भी आपको अलग से याद रखना है। फिर मगध के अंदर आपके कौन कौन से क्षेत्र किस किस शासक ने मिलाए थे विजित करके और मगध को शक्तिशाली राज्य बनाया, तो उनको भी थोड़ा सा याद रखना है। तो इस प्रकार से आपके मगध के उत्कर्ष के अंदर अपन आज शिशुनाग वंश और नंद वंश को पढ़ चुके हैं। अगली क्लास में हम मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे और फिर मौर्य वंश की सारी बातें लेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए ताकि आपको हम नए वीडियो लगातार दे सकें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।